स्वाति अपनी आदत को बदल ही नहीं पा रही थी। डॉक्टर भी स्वाति को कई बार समझा चुके थे, पर ना जाने क्यों स्वाति डॉक्टर की बात को अनसुना करके अपनी आदत को बनाए रखी थी। शायद स्वाति को पता भी नहीं था कि उसकी इस आदत की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। शायद ये कीमत उसकी जान से भी ज्यादा महंगी साबित होगी। स्वाति एक हंसमुख स्वभाव की लड़की जो बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा है। हल्का गेहुआ रंग, भूरी सी छोटी छोटी आंखें और उन आंखों में फाइबर का एक नजर वाला चश्मा और दाहिने गाल पर एक छोटा सा तिल। स्वाति की आदत थी कि कोई भी किताब मिले तो वो सारी दुनिया को बुलाकर उस किताब की दुनिया में खो जाती थी। कई बार तो उसने किताबों के साथ साथ रद्दी पुराने अखबार, कुछ मैगजीन तो कभी कभी कार्टून कॉमिक तक पढ़ लेती थी। पर क्या राज था कि उसकी इस आदत से उसकी जिंदगी बहुत भयानक होने वाली थी। आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्वाति एक बहुत ही हंसमुख, शांत और मिलनसार लड़की है। स्वाति का जन्म साल दीपावली की रात में हुआ था। कुछ ऐसे विशेष नक्षत्र थे उसके जन्म के समय जो बहुत ही दुर्लभ होते हैं, और दीपावली की रात तो होती है अमावस्या की काली रात। कहते हैं ना कि अमावस्या की काली रात में काली शक्तियां अपनी चरम सीमा को भी पार करके अधिक ताकतवर हो जाती हैं, और शायद स्वाति के जीवन में भी कुछ ऐसे ही होने की आशंका थी। जन्म के बाद स्वाति की जन्म पत्रिका बनवाई गई। जन्म पत्रिका बनाने वाले पंडित भी स्वाति की जन्म पत्रिका देखकर चौंक उठे और स्वाति को देखकर उसके पिता से कहा, अरे शर्मा जी, दीपावली की रात में आपके घर में इस कन्या ने जन्म लेकर आपका जन्म सफल कर दिया, और कुछ विशेष नक्षत्र में जन्म होने के कारण यह कन्या बहुत भाग्यशाली है, किंतु आप इसकी देखभाल बहुत संभाल के करेंगे। यह समझ लीजिए ये माँ चंडी का वरदान है जो आपको मिला है। उस समय तो किसी ने इस बात को ज्यादा गौर नहीं किया, पर जैसे जैसे स्वाति की उम्र बढ़ रही थी उसकी गुप्त शक्तियां भी धीरे धीरे सभी को समझ में आने लगी थी। दिखने में तो स्वाति किसी सामान्य लड़की की तरह लगती थी, पर उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी शक्ति भी थी जो स्वाति को खास बनाती है। 5 साल की उम्र में आते आते स्वाति की शक्तियां अपने पूरे चरम में आने लगी थी। आखिर स्वाति भी बहुत नादान थी, पर जब उसने अपनी शक्तियों के बारे में अपने घर में बताया तो मिस्टर आलोक शर्मा जी ने अपने कुल के पंडित जिसने स्वाति की जन्म पत्रिका बनाई थी उसको एक एक बात बताई। पंडित जी ने आलोक जी को जो बताया उसे सुनकर आलोक जी खुशी और चिंता से भर गए। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसने आलोक जी को खुशी और चिंता में डाल दिया, और पंडित जी ने ऐसा क्यों कहा था कि आप स्वाति की देखभाल बहुत संभाल कर कीजिएगा। पंडित जी स्वाति के पिता से कहते हैं, देखिए शर्मा जी, आपसे कुछ छुप नहीं सकता और सच जानकर आप घबरा मत जाइएगा। शर्मा जी कहते हैं, जी पंडित जी क्या बात है, आप मुझे बताइए, बिना किसी हिचक के मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पंडित जी कहते हैं, शर्मा जी आपके घर में कोई ऐसी पुरानी किताब है जो आपकी माताजी हर रोज पढ़ती थी या जिसके बारे में कभी कभी जिक्र करती थी। शर्मा जी कहते हैं, जी हाँ पंडित जी, एक किताब है जो माताजी रोज पढ़ती थी और हमेशा ही उस किताब को अपने पास रखती थी, और कभी किसी को वो किताब छूने नहीं देती थी, और कहती थी जब मैं मर जाऊं तो इस किताब को मेरे कमरे में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना, और कभी भी मेरे कमरे को गलती से मत खोलना। पंडित जी कहते हैं, क्या हम आपकी माताजी को वो कमरे को देख सकते हैं? क्या आप अपनी बिटिया के लिए उस कमरे को खुलवा सकते हैं? शर्मा जी कहते हैं, जी पंडित जी, बिटिया के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पंडित जी शर्मा जी से कहते हैं, आपके चिंता का विषय और स्वाति की आने वाली जिंदगी का सच आपके घर में है, आपके माताजी के कमरे में है। इस बात से थोड़ा परेशान होकर शर्मा जी और पंडित जी घर की तरफ चल देते हैं, पर कहते हैं ना, शक्ति चाहे बुरी हो या अच्छी इंसान की जिंदगी में प्रभाव डालती है। कुछ इस तरह की घटना भी होने लगी। रास्ते में कार का खराब होना, अचानक से मौसम का बदल जाना, और ना जाने क्या क्या अनहोनी होना। शायद कोई शक्ति थी जो शर्मा जी को और पंडित जी को घर जाने से रोक रही थी। जैसे तैसे शर्मा जी और पंडित जी घर को पहुंच गए, पर घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा था, और शर्मा जी ने अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन फोन भी आउट ऑफ कवरेज एरिया की आवाज लगा रहा था। न जाने कितनी बार शर्मा जी ने बेसुध होकर अपनी पत्नी को फोन किया, पर हर बार सिर्फ एक आवाज सुन सुनकर शर्मा जी का दिल बैठने लगा। तभी पंडित जी की नजर ऊपर के कमरे की खिड़की की तरफ गई, जो शायद शर्मा जी की माता के कमरे की खिड़की थी। वहां पंडित जी को कोई आकृति दिखी जो कमरे में चहलकदमी कर रही थी। पंडित जी उस आकृति को देखकर पसीने से तरबतर हो गए, और कांपते हाथों से पंडित जी ने शर्मा जी को कमरे की तरफ देखने का इशारा किया, और शर्मा जी ने खिड़की की तरफ देखा, पर शर्मा जी को कुछ नहीं दिखा। शर्मा जी कहते हैं, अरे पंडित जी, हो सकता है डर के कारण आपको वहम हुआ हो। पंडित जी घबराते हुए, हाँ हो सकता है। तभी शर्मा जी को उनकी पत्नी की कार आती हुई दिखाई दी, पर कार में ड्राइवर नहीं था। कोई अनजान लड़की कार चला रही थी, और जैसे ही शर्मा जी की पत्नी उतरी तो शर्मा जी ने अपनी पत्नी की खैर खबर पूछी। शर्मा जी अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम कैसी हो, कहाँ गई थी, ड्राइवर कहाँ है, ये लड़की कौन है, फोन क्यों नहीं लग रहा था? मिसेस शर्मा कहती है, अरे रुको तो सही, सब बता रही हूँ। हुआ ये कि मार्केट में
अचानक से ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई और मुझे तो कार चलानी नहीं आती, तो इस लड़की ने मेरी बहुत मदद की और ड्राइवर को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और फिर मुझे यहाँ लेकर आई। तभी पंडित जी के मोबाइल में किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया, तो पंडित जी ने फोन उठाया और एक औरत ना जाने किस भाषा में बात कर रही थी और फिर सभी घर के अंदर चले गए। पर इस आपाधापी में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सबकी चहेती श्वेती कहाँ पर है, और घर के अंदर पंडित जी ने कुछ महसूस कर लिया था। आखिर कहाँ गई होगी श्वेती और क्या महसूस किया था पंडित जी ने? शायद वो कोई राज खोलने वाले हैं या किसी का मन का वहम था। स्वाति का अचानक से गायब होना और पंडित जी के मन में शंका आना, दोनों ही बातें किसी न किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। पर क्या बात थी जो आज तक राज थी? पंडित जी ने पहले पूरे घर का मुआयना किया, हर एक कमरे को, हर एक कोने को बड़े शांत मन से देखा, पर ऊपर उस माताजी वाले कमरे में अभी तक कोई नहीं गया था और शायद किसी का ध्यान उस कमरे की तरफ जाता भी नहीं अगर श्वेता की मुस्कुराने की आवाज उस कमरे से न आती। आखिर वो बच्ची अपने आप उस कमरे तक कैसे पहुंची, ये सवाल सभी के मन में उठ गया, पर शायद इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। पंडित जी और शर्मा जी बड़ी हिम्मत करके उस कमरे तक गए जिस कमरे में माता जी रहती थी, पर कमरे के दरवाजे में तो मोटा ताला लगा था और श्वेती उस कमरे से कहाँ चली गई? क्योंकि जिस सीढ़ी से पंडित जी और शर्मा जी ऊपर आए थे उस सीढ़ी से स्वाति नीचे उतरी नहीं और ऊपर आने का कोई दूसरा रास्ता था नहीं जिससे स्वाति नीचे उतर सके। आखिर श्वेती कहाँ गई? अब धीरे धीरे पंडित जी को सब समझ में आने लगा था कि शिवाती को किसी ऊपरी हवा या किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया था। पर पंडित जी किसी को डराना नहीं चाहते थे और उन्होंने उस कमरे को खुला छोड़कर उस कमरे में गंगा जल छिड़क दिया जिससे वो कमरा शुद्ध हो जाए और घर में रहने वाले किसी भी इंसान को जान का खतरा न हो। उस कमरे की शुद्धि के बाद श्वेती की हंसने की आवाज बाहर के गार्डन से आई तो सभी लोग गार्डन की तरफ दौड़ चले और बाहर श्वेती को खेलता हुआ देखकर सभी ने चैन की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया। और इस बारे में पंडित जी ने शर्मा जी को सचेत कर दिया था और अगले दिन शर्मा जी को अपने घर में बुलाया, फिर उस कमरे को एक बार ताला लगा दिया और कहा कि अगली अमावस्या की रात में वो आकर इस घर में पूजा करके घर को शुद्ध करेंगे जिससे आप लोग सुकून से रह सकेंगे। अगले दिन जब शर्मा जी पंडित जी से मिलने उनके घर पहुंचे तो पंडित जी ने शर्मा जी को एक नए राज के बारे में बताया। पंडित जी शर्मा जी से कहते हैं, शर्मा जी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद आप उसे सुनकर यकीन ना करें, पर इस बात को झूठ मानने की गलती भी ना करें। शर्मा जी कहते हैं, बताइए पंडित जी क्या बात है, कुछ हुआ है क्या मेरे घर में? पंडित जी कहते हैं, शर्मा जी आपकी माता जी आपकी बिटिया से बहुत प्यार करती थी। शर्मा जी कहते हैं, हाँ पंडित जी बहुत प्यार करती थी। जब स्वाति पैदा हुई थी तो माता जी ने कहा था कि ये मेरा ही बचपन लौटा है और माता जी तो स्वाति के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी और स्वाति को हर लाड प्यार देती थी, उसकी हर जिद को पूरा करती थी और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहती थी। पंडित जी कहते हैं, वही प्यार था जिसके कारण से आपकी माताजी लौट आई है और वो स्वाति को अपने साथ ले जाना चाहती है। अगर अमावस्या तक हमने स्वाति को घर से दूर नहीं भेजा तो शायद हम स्वाति को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। शर्मा जी कहते हैं, ऐसा मत बोलिए पंडित जी, मैं स्वाति को बचाना चाहता हूँ और अपनी माताजी की आत्मा को शांति देना चाहता हूँ। पंडित जी कहते हैं, इसलिए मैं अमावस्या की रात को आपके घर में पूजा करवा रहा हूँ जिसकी मदद से आपकी माताजी की आत्मा को शांति मिलेगी और हम स्वाति को बचा सकेंगे। शर्मा जी कहते हैं, जी पंडित जी जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगा, पर मेरी बच्ची को बचा लीजिए। पंडित जी ने शर्मा जी को उपाय बताया कि अमावस्या की रात 12 बजे से पहले हमें इस घर में आपकी माताजी के कमरे में हवन और शुद्धिकरण करना होगा, जिसमें बहुत ही खतरा है क्योंकि आपकी माताजी की आत्मा उस हवन और शुद्धिकरण को रोकने की पूरी कोशिश करेगी जिससे हम डर जाएं और वो स्वाति को अपने साथ ले जाए। शर्मा जी ने कहा, पंडित जी जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे, क्योंकि एक बेटा होने के नाते अपनी माता की आत्मा को शांति दिलाना मेरा फर्ज है और एक पिता होने के नाते अपनी बेटी की हर हाल में रक्षा करना ये भी मेरा फर्ज है। पंडित जी ने कहा, ठीक है शर्मा जी, फिर मैं शुद्धिकरण के लिए अमावस्या की रात को आऊंगा। इतना कहकर पंडित जी अपने घर को चल दिए और घर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले स्वाति की जन्म कुंडली को फिर से एक बार और देखा और उन्हें यकीन हो गया कि क्यों शर्मा जी की माताजी की आत्मा स्वाति को अपने साथ ले जाना चाहती है। और दूसरी तरफ शर्मा जी ने अपनी पत्नी को फोन करके सबका हालचाल पूछा और फिर स्वाति के बारे में अपनी पत्नी को बताया, जिसे सुनकर मिसेस शर्मा भी घबरा गई। 3 दिन बाद अमावस्या की रात करीब 8 बजे पंडित जी शर्मा जी के घर पहुंच गए और शुद्धिकरण की तैयारी करने लगे, पर शायद शर्मा जी की माताजी की आत्मा उस कमरे से नहीं जाना चाहती थी, तो उस आत्मा ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। कितना बढ़िया मौसम अचानक से बदल गया, तूफान तेज हवाएं आने लगी, ऐसा लगने लगा जैसे अचानक से ही कोई
बड़ा तूफान आने वाला हो। माताजी के कमरे का दरवाजा अपने आप अंदर से बंद हो गया और फिर अंदर से बहुत भयानक आवाज आने लगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे इस घर से मत निकालो, मैं अपनी पोती के बिना नहीं रह सकती। कुछ इस तरह की आवाजें आने लगी। पंडित जी ने बहुत शक्तिशाली मंत्रों का उपयोग किया, जिसे सुनकर शर्मा जी की माताजी की आत्मा कमजोर पड़ गई और पंडित जी से क्षमा मांगने लगी कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और पंडित जी ने उस आत्मा को एक बोतल में बंद कर उसी कमरे में बहुत ही सावधानी से रखकर उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया और अभिमंत्रित करके उस पर ताला लगा दिया और शर्मा जी को सचेत कर दिया कि कभी भी ये दरवाजा धोखे से भी नहीं खुलना चाहिए और स्वाति को कुछ सालों के लिए इस घर से दूर रखिए, क्योंकि जब तक स्वाति 20 साल की नहीं हो जाती तब तक उसकी जान को खतरा है, क्योंकि उसका जन्म अमावस्या की काली रात में हुआ है, जो आपकी माताजी की आत्मा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये सुनकर शर्मा जी ने पंडित जी को विश्वास दिलाया कि वो जल्दी स्वाति को कुछ सालों के लिए हॉस्टल भिजवा देंगे, जिससे उसकी जिंदगी में कोई भी खतरा न हो। और इतना कहकर पंडित जी दरवाजे को अभिमंत्रित करके वहां से चले गए। उस रात के बाद शर्मा जी ने स्वाति को जल्द से जल्द हॉस्टल में भेजने का फैसला किया और तुरंत ही अपनी पत्नी को फोन किया। फोन पर अपनी पत्नी से बात करके उन्होंने एक एक बात अपनी पत्नी को बता दी और अपना फैसला भी अपनी पत्नी को बता दिया। मिसेस शर्मा कहती है, जी आपने जो फैसला किया है ठीक किया है, क्योंकि हम स्वाति की जिंदगी को बताना चाहते हैं, जिसके लिए हमें ये फैसला लेना ठीक लगा और हम अपनी स्वाति को अच्छी शिक्षा भी दे सकेंगे। मिस्टर शर्मा कहते हैं, तो ठीक है, मैं कल सुबह वहां आकर स्वाति को हॉस्टल में भर्ती करवा देता हूँ और हम हर संडे को स्वाति से मिलने जाया करेंगे, जिससे स्वाति का हॉस्टल में मन लगा रहे और वो सुरक्षित रहे। मिसेस शर्मा कहती है ठीक है और फोन कट जाता है। अगले दिन मिस्टर और मिसेस शर्मा स्वाति को उसकी नानी से यहाँ लेकर हॉस्टल में चल देते हैं और शहर से एक दूर हॉस्टल में स्वाति को भर्ती करवा देते हैं, जिससे कि स्वाति उस घर से दूर रहे। और वो दोनों स्वाति से प्रॉमिस करते हैं कि हर संडे वो दोनों स्वाति के साथ पूरा दिन बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। और स्वाति से प्रॉमिस लेते हैं कि वो अपनी पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं आने देगी। और फिर दोनों लोग उस बच्ची स्वाति को हॉस्टल में भर्ती करवा कर अपने घर की ओर चल देते हैं। शुरुआत में थोड़े समय तक स्वाति को हॉस्टल में अच्छा नहीं लगता और वो उदास रहती, पर धीरे धीरे थोड़े समय बाद स्वाति भी उस हॉस्टल की लड़कियों में घुल मिल जाती है और पढ़ाई में ध्यान देती है। और मिस्टर और मिसेस शर्मा भी अपना प्रॉमिस निभाते हैं, जिससे स्वाति का मन लगा रहता है और वो पढ़ाई में अच्छा ध्यान लगाती है। पर बाल मन कभी कभी माता पिता को याद करके उदास होता है, पर स्वाति ने इस उदासी को दूर करने का तरीका भी ढूंढ लिया था। जब जब स्वाति का मन पढ़ाई में नहीं लगता या उदास होती तो वो स्टोरी बुक, कॉमिक या ऑनलाइन न्यू बुक पढ़ लेती थी, जिससे उसका मन बहल जाता था और वो नई नई बातें सीखने लगती थी। और धीरे धीरे स्वाति हॉस्टल में घुल मिलकर रहने लगती है। कहते हैं ना कि समय पंख लगाकर उड़ता है, तो देखते ही देखते 6 साल की मासूम सी बच्ची आज 18 साल की हो गई थी। ये 13 साल हॉस्टल में कैसे निकल गई किसी को पता ही नहीं चला। और अब स्वाति की स्कूल की पढ़ाई भी खत्म होने को आई थी। बस अब स्वाति को इंतजार था तो जल्द से जल्द फाइनल एग्जाम का, क्योंकि फाइनल एग्जाम के बाद स्वाति इस हॉस्टल की जिंदगी से आजाद होकर फिर से अपने घर की ओर चली जाएगी। थोड़े समय के बाद स्वाति के फाइनल एग्जाम शुरू हो गए और स्वाति ने बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर ली और स्वाति के सारे एग्जाम भी बहुत अच्छे से गए। फिर जिस दिन स्वाति का आखिरी एग्जाम था तो उसके एक दिन पहले ही स्वाति ने अपने घर जाने की सारी पैकिंग कर ली थी और एग्जाम देकर वो अपनी फ्रेंड से मिली और उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगी। और फिर कुछ घंटों के बाद सभी फ्रेंड्स अलग होकर अपने अपने घर की ओर चल दिए। स्वाति भी अपने घर जाने के लिए हॉस्टल से निकल आई और बस स्टैंड की तरफ चल दी। स्वाति ने अपने घर में किसी को नहीं बताया कि वो घर आ रही है, क्योंकि अगर वो बता देती तो ना तो घर वालों को सरप्राइज दे पाती और उसके पापा उसे उसकी नानी के घर रुकने के लिए बोल देते, क्योंकि स्वाति को पता नहीं था कोई और भी उसके घर में उसका इंतजार कर रहा है अपनी मुक्ति के लिए। शाम करीब 5 बजे स्वाति को बस मिल जाती है और स्वाति उस बस में बैठकर अपने घर की ओर चल देती है। करीब 2 घंटे के सफर के बाद वो बस एक ढाबे में रुकती है, जहां सभी यात्री अपने लिए खाने पीने का सामान खरीदते हैं। स्वाति भी नीचे उतर जाती है और अपने लिए कोल्ड ड्रिंक और चिप्स के पैकेट खरीद लेती है, क्योंकि अब ज्यादा दूर उसका घर नहीं है, पर फिर भी करीब बस में 1 घंटे का सफर बाकी है। रात करीब 9 बजे के आसपास स्वाति अपने घर के पास वाले बस स्टॉप में उतर जाती है और बस स्टॉप से अपने घर के लिए पैदल ही चल पड़ती है, क्योंकि बस स्टॉप से उसका घर यही कुछ 700-800 मीटर दूर है और आसपास लोग भी बहुत थे, जिसके कारण स्वाति निडर होकर अपने घर की ओर चल देती है। कुछ दूर चलने के बाद स्वाति के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, वेलकम होम डियर, वी आर वेटिंग फ्रॉम इवनिंग। ये मैसेज पढ़कर स्वाति के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि ये मैसेज किसी अनजान नंबर से आया था। पर स्वाति ने सोचा हो सकता है किसी फ्रेंड ने मजाक में नए नंबर से मैसेज किया है, और वो अपने मोबाइल में हेडफोन लगाकर गाना सुनते हुए घर की ओर बढ़ चली। और करीब 5 मिनट बाद वो अपने घर के सामने थी। घर पहुंचकर स्वाति ने डोरबेल बजाई और थोड़ा इंतजार किया,
लगभग 1 मिनट के बाद घर का दरवाजा खुला और दरवाजे की दूसरी तरफ स्वाति के पापा मिस्टर शर्मा जी थे। वो स्वाति को अचानक देखकर बहुत खुश हुए और स्वाति अपने पापा के गले लग गई, जिससे शर्मा जी का प्यार उमड़ आया। और इतनी देर में स्वाति की मम्मी भी दरवाजे तक आ गई और वो भी स्वाति को यूं अचानक देखकर बहुत खुश हो गई। इस तरह अचानक स्वाति के घर आने से पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई और मिस्टर और मिसिस शर्मा भी बहुत खुश हुए। पर कहते हैं ना कि किसी का इंतजार करना कभी कभी बहुत दर्दनाक होता है। शायद अब वो दर्द और एक डर का माहौल अब मिस्टर शर्मा के परिवार पर हावी होने वाला था, जिस बात से मिस्टर शर्मा, मिसिस शर्मा और उनकी बेटी स्वाति सभी अनजान थे। अब जो होने वाला था वो इस परिवार को अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाला था, जहां पर आज से 21 साल पहले मिस्टर शर्मा को ना चाहते हुए भी अपनी बेटी से दूर रहना पड़ा था। और शायद अब वो कहानी फिर से दोहराई जाने वाली थी। रात में सभी ने साथ में डिनर किया और फिर उसके बाद स्वाति ने अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में और अपनी पढ़ाई के बारे में एक एक बात अपने पापा और मम्मी को बताई। इस तरह बात करते करते कब रात के 1 बज गए किसी को पता ही नहीं चला और फिर वो तीनों सोने के लिए चले गए। इतने सालों के बाद स्वाति पहली बार अपनी मम्मी और पापा के साथ सो रही थी, पर स्वाति को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि आज वो बहुत खुश थी अपनी मम्मी और पापा से मिलकर। और इतने सालों से जो बच्ची हॉस्टल के बिस्तर में सोया करती थी, आज वो अपने घर के बिस्तर में सो रही है, तो उसको नींद कैसे आ सकती है। यही सोचकर स्वाति ने मोबाइल को साइलेंट में रखकर इंटरनेट कनेक्शन ऑफ किया तो स्वाति के व्हाट्सएप में एक मैसेज आया और मैसेज था, गुड नाइट डियर, स्वीट ड्रीम। और ये मैसेज उसी नंबर से था जिस नंबर से पहले एक और मैसेज आया था जब स्वाति बस स्टैंड से अपने घर की तरफ जा रही थी। उस मैसेज को पढ़कर स्वाति ने सोचा कि इतनी रात में क्यों किसी को परेशान करे, सुबह कॉल करके पता कर लूंगी ये मैसेज कौन कर रहा है। और फिर मोबाइल को साइड में रखकर स्वाति सो गई और अब उसे इतनी आसानी से नींद आ गई जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सोया हो। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे और स्वाति की नींद अभी तक नहीं खुली थी, पर स्वाति के मम्मी पापा उसे आज घुमाना चाहते थे, इसलिए ना चाहते हुए भी स्वाति को उठाना पड़ा। और उठकर स्वाति ने सबसे पहले अपना मोबाइल चेक किया जिसमें उसी नंबर से एक मैसेज आया था, गुड मॉर्निंग प्रीसेज। अब स्वाति इस बारे में सोच रही थी कब और कैसे इस नंबर के यूजर को पता चल जाता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि हर बार अननोन नंबर से वही मैसेज आता है जिसके बारे में मैं सोच रही होती हूँ। यह कोई इत्तेफाक तो नहीं होगा। पहले स्वाति ने इस बात को तीसरी बार इग्नोर कर दिया, पर अब जो आगे होने वाला था शायद वो इग्नोर करना इतना आसान नहीं था। अब स्वाति की जिंदगी में कौन सा नया मोड़ लेने वाला है, इस बात को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। अब इस बात से स्वाति थोड़ी परेशान रहने लगी कि कौन है जो उसे बार बार मैसेज कर रहा है, पर स्वाति ने अपनी परेशानी अपने घर वालों के सामने नहीं आने दी और खुद ही इस बात की जांच पड़ताल करने लगी और खुद से ही कहा, अगर कोई सहेली मजाक कर रही होगी तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। और इतना कहकर स्वाति ने उस नंबर पे कॉल किया और वो नंबर स्विच ऑफ बता रहा था, जिस कारण से स्वाति थोड़ी शांत हो गई और मन ही मन बोली, जब भी मैसेज आएगा तब कॉल करूंगी। इस तरह घर के लोगों के साथ समय बीत गया और शाम हो गई। शाम काफी सुहावनी थी और स्वाति अपनी मम्मी और पापा के साथ बाहर बने गार्डन में बैठी थी कि अचानक स्वाति के व्हाट्सएप पर एक फोटो आई। स्वाति ने पहले उस नंबर को देखा, ये वही नंबर था जिसके कारण स्वाति परेशान थी। फिर उसने भेजी हुई फोटो को देखा और फोटो को देखकर स्वाति दंग रह गई, क्योंकि वो फोटो उसके और उसके मम्मी पापा की थी जो शायद अभी अभी ही खींची है। और उसके बाद उस अनजान नंबर से भेजी गई फोटो ने स्वाति ने अपने पापा को दिखाई और कहा, देखिए पापा, किसी ने हमारी फोटो खींची है, पर मुझे नहीं पता ये नंबर किसका है। शर्मा जी ने उस फोटो को देखा और फिर व्हाट्सएप पर आए नंबर को देखा और उस नंबर को देखकर शर्मा जी बहुत डर गए। और फिर उन्होंने अपने घर के उस कमरे की तरफ देखा जहां उनकी माता जी रहती थी, जिस कमरे को अभिमंत्रित किया गया था। पर शर्मा जी चाहते थे कुछ भी हो जाए पर स्वाति को उसकी जिंदगी के सच से कभी सामना न हो, तो उन्होंने अपने डर पर काबू करते हुए कहा, अरे लगता है किसी नौकर ने हमारी छुपकर फोटो खींच ली है और हमारी बिटिया को डरा दिया है। और बात बनाते हुए बोला, रुको, शाम को सभी नौकरों को डांट लगाता हूँ और स्वाति तुम इस नंबर को ब्लॉक कर दो जिससे तुम्हें कभी परेशानी ना हो। स्वाति कहती है, ठीक है पापा, आप बोलते हो तो मैं इस नंबर को ब्लॉक कर देती हूँ। और स्वाति ने सोचा, हो सकता है कल पापा के कहने पर नौकर ने मुझे मैसेज कर दिया हो। अब देविका बोली, अगर पापा बेटे की बात खत्म हो गई तो हम अंदर चले। इतना सुनकर सभी अंदर चले गए और अंदर जाकर शर्मा जी ने देविका से कहा, कल सुबह जाकर पंडित जी से मिलते हैं। देविका कहती है, क्यों, क्या हुआ? फिर शर्मा जी ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। इस बात को जानकर कि शर्मा जी की माता जी स्वाति के लिए लौट आई है, रात भर शर्मा जी और देविका को नींद नहीं आई और यहाँ स्वाति भी आज कुछ डरी डरी सी थी। लेकिन स्वाति को समझ नहीं आया कि क्यों वो आज इतनी डर रही है। किसी तरह रात बीत गई और सुबह की पहली किरण खिल उठी। अब स्वाति को नींद आने लगी थी तो स्वाति सो गई और शर्मा जी जल्दी से तैयार होकर पंडित जी से मिलने चले गए।
और फिर पंडित जी से मिलकर शर्मा जी ने पूरी बात पंडित जी को बताई कि कैसे बिना बताए स्वाति घर में आ गई है और जो भी कुछ इन 3 दिनों में हुआ वो सारी घटनाएं पंडित जी को बताई। पंडित जी कहते हैं, देखिए शर्मा जी, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है और आप ये भी जानते हैं कि स्वाति का जन्म किसी कारण से हुआ है और जब तक आपकी माताजी की आत्मा मुक्त नहीं हो जाती तब तक स्वाति की जिंदगी में खतरा है। और आप ये नहीं जानते कि स्वाति यहाँ आई नहीं है, स्वाति को यहाँ बुलाया गया है आपकी माताजी ने, क्योंकि अब स्वाति बच्ची नहीं रही और स्वाति आपकी माताजी का मुक्ति का कारण भी है। शर्मा जी कहते हैं, पंडित जी कोई तो उपाय होगा जिससे मैं अपनी बच्ची को बचा सकूं और अपनी माताजी को मुक्त करवा सकूं। अब सिर्फ एक ही उपाय है शर्मा जी कि स्वाति के हाथों से आपकी माताजी को आत्मा को शांति दिलाई जाए, क्योंकि अब देर करना अच्छा नहीं होगा। और अब स्वाति का जन्मदिन भी पास आ रहा है और उसके जन्मदिन से पहले आपकी माताजी को आत्मा को मुक्त कराना होगा, अन्यथा इस बार हम स्वाति को बचा नहीं पाएंगे और आपकी माताजी स्वाति को अपने साथ उस दुनिया में ले जाएगी। ये बात सुनकर शर्मा जी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, आप सिर्फ मेरी माताजी को मुक्त करा दीजिए और मेरी बेटी को बचा लीजिए। यहाँ घर में स्वाति को भी सुकून नहीं था तो वो जाकर छत पर टहलने लगी और ना जाने क्यों उसे ऐसा लगा कि उस बंद कमरे से किसी ने उसको आवाज दी हो। तो स्वाति उस कमरे की तरफ चल दी और बेसुध होकर सिर्फ उस कमरे की तरफ चली जा रही थी जैसे किसी ने स्वाति पर जादू कर दिया हो। और फिर स्वाति उस कमरे के सामने आकर खड़ी हो गई और इसके बाद स्वाति ने उस अभिमंत्रित दरवाजे के ताले को खोलकर उस कमरे में चली गई और वहां जाकर स्वाति एक एक चीज को देख रही थी। तभी स्वाति की नजर उस कमरे में रखी बोतल पर पड़ी जिसको अभिमंत्रित करके पंडित जी ने शर्मा जी की माताजी की आत्मा को कैद किया था और स्वाति ने उस बोतल को छूकर उस आत्मा को आजाद कर दिया। फिर शर्मा जी की माताजी की आत्मा स्वाति के शरीर में प्रवेश कर गई और फिर स्वाति उस कमरे को बंद कर नीचे आ गई। अब स्वाति के शरीर में उसकी दादी की आत्मा आ गई थी और पंडित जी को इस बात का आभास होने लगा था। अब इसके आगे क्या होगा जानते हैं अगले पार्ट में। स्वाति के शरीर में अब उसकी दादी की आत्मा थी और फिर धीरे धीरे स्वाति अपनी होश खोने लगी थी और यहाँ पंडित जी को आभास हो गया था कि अब उस घर में कुछ न कुछ अपशगुन होने वाला था। और ये बात पंडित जी ने शर्मा जी को बताई और कहा कि मुझे लगता है कि आपकी माताजी की आत्मा आजाद हो गई है और उसने स्वाति के शरीर को अपना लिया है और इस अमावस्या को आपकी माताजी की आत्मा स्वाति को अपने साथ ले जाएगी, क्योंकि बिना स्वाति के जाए आपकी माताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और ना ही कभी आपकी माताजी की आत्मा इस मोह के बंधन को छोड़ सकेगी। ये सब सुनकर शर्मा जी दंग रह गए और उनको कुछ सूझ नहीं रहा था कि कैसे उनकी माताजी की आत्मा आजाद हो गई है और स्वाति के शरीर को उसने अपना बना लिया है। ये सारी बातें शर्मा जी के दिमाग में चली रही थी। फिर खुद को शांत किया और शर्मा जी ने अपनी पत्नी के नंबर पर कॉल किया पर देविका का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। फिर उसके बाद शर्मा जी ने स्वाति के नंबर पर कॉल किया। स्वाति के मोबाइल पर पूरी रिंग हुई पर किसी ने कॉल नहीं उठाया और फिर इसी तरह करीब 5-6 बार शर्मा जी ने स्वाति को कॉल किया पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे शर्मा जी बहुत चिंता में हो गए और शर्मा जी पंडित जी को लेकर घर की तरफ रवाना हो गए। और पंडित जी ने अपने साथ गंगा जल, ताबीज और कुछ जरूरी पूजा पाठ का सामान रख लिया जिससे कि उन्हें कोई परेशानी ना हो और वो लोग कम से कम स्वाति की जिंदगी को बचा सके। रास्ते में शर्मा जी के मोबाइल पर स्वाति का कॉल आने लगा तो शर्मा जी ने गाड़ी को साइड में रोककर कॉल रिसीव किया। शर्मा जी कहते हैं, हेलो स्वाति, बेटा आप ठीक हो ना? मोबाइल में दूसरी तरफ से एक कपकपाती सी आवाज आई, बेटा आलोक, घर आते हुए मेरे लिए सेव फल लेते आना, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने सेव फल नहीं खाए हैं। ये आवाज सुनकर शर्मा जी बहुत डर गए, क्योंकि फोन पर आवाज तो स्वाति की थी पर उस आवाज में बहुत लड़खड़ाहट थी, जैसे शर्मा जी की माताजी की आवाज लड़खड़ाती थी। अब फोन काटकर शर्मा जी ने तुरंत ही गाड़ी को स्टार्ट किया और अपने घर की ओर तेजी से गाड़ी चलाने लगा। और फिर रास्ते में शर्मा जी ने सेव फल खरीदे और घर जाने के लिए गाड़ी शुरू करी। थोड़ी ही देर में शर्मा जी और पंडित जी घर पहुंच गए, जहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले स्वाति को आवाज लगाई पर स्वाति ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर शर्मा जी ने देविका को आवाज दी तो देविका हॉल में आकर, क्या हुआ, क्यों इतनी जोर जोर से आवाज लगा रहे हो? शर्मा जी कहते हैं, स्वाति कहाँ है? देविका कहती है, स्वाति अपने कमरे में है, शायद सो रही है। इतनी देर में स्वाति ऊपर से उतरने लगी और आज स्वाति को देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि आज पहली बार स्वाति ने साड़ी पहनी थी और उस साड़ी को स्वाति ने बिल्कुल उसी तरह पहना था जैसे शर्मा जी की माताजी पहनती थी। आंखों में चश्मा और हाथों में वही किताब थी जो शर्मा जी की माताजी हमेशा अपने साथ ही रखती थी। स्वाति को इस तरह देखकर सभी डर गई और फिर स्वाति धीरे धीरे सीढ़ी उतरने लगी। आज स्वाति के हर एक ढंग से ऐसा लग रहा था जैसे शर्मा जी की माताजी पुनः जीवित हो गई हो और वो अपने लोगों के साथ रह रही हो।
स्वाति की सीढ़ी उतरने के बाद शर्मा जी ने बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, बेटा स्वाति देखो कौन आया है। पर स्वाति ने कोई जवाब नहीं दिया और स्वाति आकर सोफे पर बैठ गई। सोफे पर बैठकर स्वाति अपनी किताब पढ़ने लगी और जैसे शर्मा जी की माताजी बुदबुदाते हुए पढ़ती थी, ठीक उसी अंदाज में स्वाति भी किताब पढ़ रही थी। स्वाति को किताब पढ़ते हुए देखकर शर्मा जी ने अपनी पत्नी देविका को बुलाया और पूछा, स्वाति को वो किताब कैसे मिली। देविका ने जब स्वाति के हाथ में वो किताब देखी तो देविका भी डर गई कि कब और कैसे स्वाति माता जी के कमरे में चली गई और कैसे उसे वो किताब मिल गई। इतना सब कुछ देखकर शर्मा जी और देविका जी ने पंडित जी के सामने हाथ फैलाए और कहा, पंडित जी कुछ भी कीजिए पर हमारी बेटी को बचाइए और माता जी को मुक्ति दिलाइए। इतना सुनकर स्वाति ने आवाज लगाई जो स्वाति के शरीर में शर्मा जी की माता जी की आवाज थी। उस आवाज में कुछ लड़खड़ाहट सी थी, पर जो भी बात हुई वो इतनी तो साफ थी कि कोई भी समझ सकता था। स्वाति के शरीर में प्रवेश की हुई शर्मा जी की माता जी ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे मर जाने के बाद इस किताब को जला देना, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी और आज तेरी बेटी के हाथ वो किताब आ गई और तेरी बेटी ने मुझे आजाद कर दिया। अब सिर्फ तेरी बेटी ही मुझे मुक्ति दिला सकती है, पर यह बात ध्यान रखना, अगर अमावस्या तक मुझे मुक्ति नहीं मिली तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी, क्योंकि तू भी जानता है कि मैं स्वाति को कितना प्यार करती हूँ। इतना कहकर स्वाति के शरीर से शर्मा जी की माताजी निकल गई और स्वाति बेहोश हो गई, जिसे देखकर शर्मा जी और देविका डर गई और पंडित जी से फिर बोले, पंडित जी जल्दी से कुछ कीजिए। पंडित जी कहते हैं, देखिए शर्मा जी, जैसा कि आपकी माताजी ने बताया कि अब उनकी मुक्ति केवल आपकी बेटी के हाथों से ही संभव है, तो शायद अब वक्त आ गया है आपकी बेटी को उसके जीवन का लक्ष्य बताने का। और हाँ, अब आप लोग स्वाति पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अब आपकी माताजी को आपकी बेटी का शरीर मिल गया है और आपकी माताजी जब चाहे आपकी बेटी के शरीर में आ सकती है और जब चाहे उसके शरीर से जा सकती है। अब हम जो भी कर सकते हैं तो सिर्फ अमावस्या के दिन ही कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अमावस्या की रात समाप्त होगी तो समझ लीजिए आपकी बेटी की जिंदगी भी समाप्त हो जाएगी और आपकी माताजी आपकी बेटी को अपने साथ ले जाएगी। अमावस्या आने में सिर्फ 7 दिन बाकी थे तो सभी के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो रही थी, क्योंकि जो भी करना है वो इन 7 दिनों में ही करना है और स्वाति को उसके जीवन का यह गहरा राज भी बताना है। किसी तरह स्वाति को होश में लाया गया और होश में आते ही स्वाति ने सबसे पहले कहा, दादी मैं तुम्हारी मुक्ति कराऊंगी और तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाऊंगी। स्वाति के मुंह से ये बात सुनकर सभी लोग चकित रह गए, क्योंकि जब स्वाति सिर्फ 3 साल की थी तभी उसकी दादी की मौत हो गई थी और आज से पहले कभी स्वाति ने अपनी दादी के बारे में कोई बात नहीं की थी, पर आज अचानक से स्वाति ने ये बात कहकर सभी को चौंका दिया। पंडित जी ने जैसे ही स्वाति को छुआ तो उन्हें कुछ आभास हो गया था और उन्होंने स्वाति के हाथों में एक धागा बांधकर अपने घर की तरफ चल दिए और शर्मा जी को कहा, स्वाति के हाथों से धागा मत उतारने दीजिए, क्योंकि ये धागा इन 7 दिनों तक स्वाति का रक्षा कवच है। पंडित जी ने स्वाति के हाथों में रक्षा सूत्र तो बांध दिया था, पर उनके दिमाग में केवल एक ही विचार चल रहा था कि कैसे शर्मा जी की माताजी की आत्मा को शांति दिलाई जाए, क्योंकि अब स्वाति भी सब कुछ जान चुकी थी और इधर स्वाति भी चाहती थी कि उनकी दादी की आत्मा को शांति मिले, जो सिर्फ स्वाति के हाथों से ही संभव थी। अगले दिन पंडित जी ने शर्मा जी के घर आकर उनसे बात की कि कैसे भी आपकी माताजी की आत्मा की मुक्ति के लिए शांति पूजन करवाया जाए। पंडित जी कहते हैं, देखिए शर्मा जी, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं आपकी माताजी आपकी बेटी से बहुत प्यार करती है, जिसके कारण से वो मरने के बाद भी आप लोगों से दूर नहीं गई, और अगर अब हमने आपकी माताजी की आत्मा को मुक्ति नहीं दिलाई तो हम आपकी बेटे को खो देंगे। शर्मा जी कहते हैं, जी पंडित जी, हमें कुछ न कुछ तो करना ही है और हम जल्द ही सब कुछ सही करने का प्रयास करेंगे। पंडित जी कहते हैं, किंतु ये इतना भी आसान नहीं, क्योंकि अमावस्या के दिन आपकी माताजी पूरी कोशिश करेगी कि वो स्वाति को अपने साथ ले जाए। शर्मा जी कहते हैं, ऐसा मत कहिए पंडित जी। तभी पंडित जी और शर्मा जी देखते हैं कि स्वाति उन दोनों की बातें सुन रही है। पंडित जी कहते हैं, बेटा स्वाति इधर आओ और हमारे पास बैठो। स्वाति उन लोगों के पास आकर बैठ जाती है और फिर पंडित जी और शर्मा जी ने स्वाति से बात की। शर्मा जी कहते हैं, बेटा आप तो जानते हैं कि आपकी दादी आपसे कितना प्यार करती थी, जो आज भी आपके साथ रहना चाहती है, किंतु अब उनकी मुक्ति का समय आ गया है। स्वाति कहती है, हाँ डैड, हम जल्दी ही दादी की मुक्ति के लिए पूजा करेंगे और दादी की आत्मा को शांति मिलेगी। उसी शाम को स्वाति अपने कमरे में बैठी थी और अपनी दादी की किताब पढ़ रही थी। स्वाति को अपनी दादी की किताब पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा था कि तभी उसे एक पन्ना दिखाई देता है जिसमें लिखा था कि मेरे मरने के बाद इस किताब को कोई न छुए या मेरी चिता के बाद इस किताब को जला दिया जाए। पर शर्मा जी ने उस किताब को नहीं जलाया, जिससे आज उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा है। स्वाति देखती है कि जिस किताब में वो बात लिखी थी उसके बाद कुछ पन्नों में ना जाने किस भाषा में कुछ लिखा था और साथ में बहुत सारे चित्र भी बने थे, जिसको देखकर स्वाति थोड़ी सी डर गई और स्वाति ने उस किताब को बंद कर दिया।
अगले दिन ना जाने कैसे नहाते हुए स्वाति के हाथों से वह धागा खुलकर नीचे गिर गया और फिर शर्मा जी की माता जी की आत्मा स्वाति के शरीर में प्रवेश कर गई। स्वाति जब नहाकर निकली तो उसे बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस होने लगी। ना चाहते हुए भी स्वाति अपनी दादी के कमरे में चली गई। अपनी दादी की साड़ी पहनकर उनकी थड़ी पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। स्वाति के हाथों में अपनी दादी की किताब भी थी और फिर जब स्वाति नीचे आई तो वह सोफे पर बैठकर उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में कभी अपने पापा तो कभी अपनी मम्मी को आवाज देने लगी। पहले तो शर्मा जी और उनकी पत्नी को लगा कि यह उनका वहम है, पर थोड़ी देर बाद जब दोनों हॉल में आए तो उन्होंने स्वाति को अपनी माँ की साड़ी पहने हुए देखा तो उनको समझ आ गया कि शर्मा जी के माता जी की आत्मा स्वाति के अंदर प्रवेश कर चुकी है। स्वाति के शरीर में अब उसकी दादी की आत्मा ने प्रवेश कर लिया था और अब घर के सभी लोग डर रहे थे कि स्वाति को कैसे भी बचाया जाए। तभी स्वाति ने सभी लोगों को घूर कर देखा और सभी लोग स्वाति की बड़ी बड़ी आंखें देखकर डर गए। तभी स्वाति के अंदर से माता जी की आत्मा ने कहा, तुम लोग जितना चाहे प्रयास कर लो, पर कल अमावस्या की रात में मैं स्वाति को अपने साथ ले जाऊंगी। अब शर्मा जी और पंडित जी मन ही मन बहुत घबरा गए और उन्होंने बहुत कोशिश करके स्वाति को पकड़ लिया और पंडित जी ने स्वाति को पकड़कर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिससे स्वाति के अंदर माता जी की आत्मा तड़प उठी और उन्होंने स्वाति के शरीर को छोड़कर वापस अपने कमरे में आ गई। इधर माता जी की आत्मा ने कमरे में आते ही एक तूफान ला दिया, जिससे ऐसे लगने लगा कि शायद इस तूफान में शर्मा जी का परिवार भी खत्म हो जाएगा। पर वो तूफान सिर्फ माता जी के कमरे तक ही सीमित था और थोड़ी ही देर बाद अपने आप सब कुछ शांत हो गया और घर के सभी लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि अब सिर्फ एक ही दिन बाकी था अमावस्या का। अगले दिन स्वाति, शर्मा जी की पत्नी और पंडित जी सुबह सुबह ही अपने कुलदेवी के मंदिर चले गए और मंदिर में पहुंचकर उन सभी ने कुलदेवी का आशीर्वाद लिया और वो लोग वापस घर लौटने लगे। जब वो लोग घर आए तो घर में एकदम शांति छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। दोपहर होते ही पंडित जी ने शर्मा जी की माता जी की आत्मा के लिए पूजा पाठ शुरू कर दी और सभी को सचेत कर दिया कि कुछ भी हो जाए पर पूजा से कोई भी नहीं उठेगा। और पंडित जी ने स्वाति को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा स्वाति, अब आज आपकी दादी की मुक्ति होने वाली है, जिस कारण से हमें आपकी दादी को आपके शरीर में बुलाना होगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि आज की पूजा हम इंसानों और आपकी दादी के बीच की अंतिम लड़ाई है, जिसमें हम सभी को अपना हर एक कदम बहुत ही संभाल कर रखना होगा। इस बात को सुनकर स्वाति ने हाँ कह दिया और अब स्वाति भी मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप करने लगी और धीरे धीरे शाम गहरी होने लगी और रात 8 बजे पंडित जी ने पूजा की शुरुआत की। सबसे पहले पंडित जी ने अभिमंत्रित जल से घर का शुद्धिकरण किया और जैसे ही पंडित जी ने उस अभिमंत्रित जल को शर्मा जी की माता जी के कमरे के दरवाजे पर छिड़का, वैसे ही कमरे के अंदर एक तूफान सा उठने लगा और कमरे के अंदर से किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। फिर धीरे धीरे पंडित जी ने पूजा करने के स्थान को आटे से गोला घेरा बनाकर सभी लोगों को उस घेरे में बैठा दिया और फिर पंडित जी ने स्वाति को हवन वेदी के पास बैठाकर शर्मा जी की माता जी का आह्वान किया। लेकिन शर्मा जी की माता जी की आत्मा स्वाति के शरीर में प्रवेश नहीं की। फिर पंडित जी ने स्वाति के दादे का आह्वान किया तो अपनी पोती प्रेम के कारण शर्मा जी की माता जी की आत्मा ने स्वाति के शरीर में प्रवेश कर लिया।